dear students, welcome to digital learning platform Avinsum International School and today we are going to start class 10th की हिंदी हमारी चल रही थी। बुक है ये क्षितिज, जिसमें लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, बादल गरजो या फिर उत्साह जिसको हम कह रहे पोयम, और अट नहीं रही मतलब थम नहीं रही। क्या नहीं थम रही? खुशियां किसकी? सर फागुन की खुशियां नहीं थम रही, बस वो हिलोरे मार रही है। चैप्टर हमने फिनिश कर लिया था लास्ट वाले सेशन में और आज वाले सेशन में हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। बुक वाले क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो इस पार्ट में से खींच के फिर खोद के निकाले जा सकते थे, वो सारे क्वेश्चन आंसर हमने निकाल लिए हैं, ताकि आपको अगर वो चैप्टर नहीं देख पाए किसी कारणवश तो इसमें आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं या फिर जो आपको चाहिए वो कंटेंट आपको यहाँ मिल जाए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर क्लास 6 to लेकर 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी कंटेंट आपको मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों? हाँ यार, बात तो सही है, कवि उसको फुहार कह सकता है कि यार हमारे बरसा दे, रिमझिम बारिश कर दे, या फिर बरसा दे तो आज लहरा दे, है ना, ये भी कह सकता है। पर इसके स्थान पर उसने सिर्फ गरजने को ही क्यों कहा कि बादल गरजो और झूम झूम के गरजो, ऐसा क्यों कहा? तो देखो, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का जो मन है वो प्रसन्न हो उठता है। दंतुरित अर्थात छोटे छोटे दांत नहीं होते बच्चे के, दूध के दांत, उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है और उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो। यानी जो कवि है ना, अब यहाँ वो पिघल गए, वो यहाँ पर पिघल गए, या फिर बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। क्यों? बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि इस तरह प्रभावित होता है। ये अब इसमें ये नहीं लिखा कि इसलिए, क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि बच्चे की दंतुरित मुस्कान है वो देखकर, अर्थात कि जिस कवि ने कल्पना की है बादल की, काले बादल की, गरजने की, या फिर बच्चे के घुंघराले बाल, उसी प्रकार कि जब बच्चा हंसता है ना तभी अच्छा लगता है, तभी उसके पिता के, माता के, या फिर जो उसको देख रहा है उसके मन में उत्साह और मुस्कान की उमंग जो है वो उमड़ पड़ती है केवल हंसने पर। और उसके हंसने का तात्पर्य कवि ने बादल के गरजने से लगाया है कि अगर बरसेगा तो क्या मतलब रोने लग जाएगा, तो वो उसको पसंद नहीं है अभी के लिए फिलहाल, है ना। तो वो क्या चाहते हैं, वो कह रहा है कि बादल गरजो, है ना, तुम झूम झूम के खिलखिला के हंसो और मुझे जो तुम्हारी मुस्कान है, तुम्हारी हंसी है खिलखिलाकर हंसने की, वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। प्रश्न नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, जिसके बारे में हमने सेशन में भी बात की थी कि उत्साह ही क्यों रखा गया। बारिश, बादल, वो सब रख सकते थे, क्योंकि देखो कवि का एक मकसद है, इसके अंदर हर एक कवि का मकसद होता है, अपने दर्द बयां करते हैं तो मकसद होता है भाई उनको कि सामने वाले को अपना दर्द समझा सके, या फिर अगर मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो उनका मकसद होता है कि सामने वाला जो यानी इनको पढ़ रहा है, सामने वाला अर्थात कि जो भी उन पोइट को पढ़ रहा है उसे उस प्रेम की, दर्द की, या फिर खुशी का अनुभव हो। उसी प्रकार कवि क्या चाहता है कि इस मेरी जो कविता है जो मैंने लिखी है वो किसके बारे में, वो उत्साह के बारे में, कि जब इसको पढ़ते हैं ना तो मन में एक नया सा उत्साह छा जाता है। तो इसी कारण कवि ने इसका शायद नाम उत्साह रखा। तो कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है, और एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। अगर हम क्रांति की बात करें ना तो हमारी एक और ऐसा पाठ था जिसका नाम था 2 बैलों की कथा। दो बैलों की कथा वो हमने पढ़ा। अब उसमें क्या था, उसमें जो कवि ने ये कहानी लिखी थी वो किसके बेस पर थी, वो थी क्रांति के बेस पर। किसके बेस पर? वो क्रांति के बेस पर थी। भाई जब ये अंग्रेजों और अपना संघर्ष चल रहा था तो उस समय क्रांति की बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये जो चीजें थी एक जन समूह में नया उत्साह भर देती थी।
तो पहले के जो कवि थे, उस समय के कवि, क्रांति के समय के कवि, या फिर जब ये पूरा संचार माध्यम चल रहा था, उस समय के कवि का जो टारगेट उद्देश्य था वो जन समूह था, उनको प्रभावित करना। यानी वो अगर मंडली उदास होकर बैठे तो उनमें उत्साह भर देना, यदि कोई थक गया है तो उनमें नई उमंग भर देना, और या फिर कोई डर गया है उसमें नया साहस भर देना। तो ऐसी कल्पना कवि अपने साथ लेकर चलता था, ताकि अपने साथियों, अपने समूह को कभी भी झुकना या फिर पीछे हटना ना पड़े। और यही सब चीजें हमारे एक जन समूह जो आंदोलन था उसको पुश किया बहुत ज्यादा। और आज देखो, इन सब की बदौलत, सिर्फ एक के कारण नहीं हुआ, इन सब की बदौलत आज हमारा देश जो है वो आजाद है। बस इसीलिए। प्रश्न नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? अच्छा, अब अभी मैंने यहाँ क्रांति की बात करी है ना। क्रांति हमें कहाँ देखने को मिलती है भैया? हिंदी में जितने भी कवि हैं जो उत्साह पे लिखते हैं, क्रांति पे लिखते हैं, उनका मकसद क्या रहा? जनसमूह का आंदोलन करना। साथ ही साथ अगर हम इतिहास की तरफ जाएंगे ना, हिस्ट्री की तरफ, तो हम क्या देखते हैं? वहां हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। नेशनलिज्म राइज इन यूरोप हुआ था। वहां भी उसके अंदर ऐसे पॉइंट थे जो ऐसी पॉइंट्स लिखते थे, जो ऐसी राइटिंग्स लिखते थे। क्या करते? फिर पूरा चौराहा होता नगर का, उसके चौराहे पर खड़े होकर लोगों को सुनाते, और इस मिमिक्री के साथ सुनाते, ऐसे फील के साथ सुनाते कि लोग में नया उत्साह भर जाता था कि अगर उनको जंग लड़नी है तो पीछे ना हटे। इसलिए ताकि हार ना जाए, थक ना जाए, हार ना माने, और अपने आप को अपने से जीत ले। इसीलिए कवि का जो उद्देश्य है वो बहुत ही ज्यादा हमेशा से क्या टफ रहा है, क्योंकि अपनी कविता से, अपनी पोएम से लोगों में उत्साह भर देना ये कोई आम बात नहीं है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? नए जीवन, नया उत्साह, बरसात, पानी, फसलें। और देखो, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों या फिर प्रतिबिंबों के माध्यम से क्या किया है? व्यक्त किया है। पहला, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, तथास्तु सत्य है। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, ऐसी फील आती है। यूं लगता है मानो चट्टाने जो है वो पिघल कर जलधारा बन गई हो। पत्थर दिल होगा ना, पत्थर दिल, वो भी यहां पिघल जाएगा। बच्चे की मुस्कान ही ऐसी होती है। यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। कितना भी पत्थर दिल व्यक्ति हो, अगर उसके साथ बच्चा खेल रहा है ना, तो उस बच्चे के साथ वो बच्चा ही बन जाता है। ठीक है, फैक्ट है। प्रश्न नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि वाला प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात अगर समझाओ कि किसी भी कविता को अगर गाया जा सके हमारे द्वारा, है ना, वो गाने योग्य है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद सौंदर्य कहलाता है। और उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखो। देखो, उत्साह कविता में नाद सौंदर्य वाले शब्द निम्नलिखित है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, घनन घनन घन बिरगा खाजे। सुना गाना? बिल्कुल वैसा ही है, घेर 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 घोर गगन। या फिर धराधर हो, है ना। ये क्या है? जस्ट फॉर एक्सप्लेन कि ये जिसमें हम गाना गा सके, जिनको ताल में व्यक्त किया जा सके, वो नाद सौंदर्य कहलाता है हिंदी की भाषा में, है ना। जो गायक है वो इन्हीं नाद सौंदर्यों का प्रयोग करके गायन में क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, कि जैसे बादल उमड़ गुमड़ बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। देखो, कविता हजारों कविता है, इसमें से एक है ऊपर देखो आसमान में
किसने रंग बिखेरा काला, सूरज जाने कहां छिप गया, खो गया उसका कहीं उजाला, देख गगन का काला चेहरा बिजली कुछ मुस्काई, लगा बहाने गगन बनाने जो बिजली ने आंख दिखाई, कुछ वसुधा में आन समाया, कुछ वसुधा में आन समाया, भला एक थाल में पानी उसका मुंह धुलवाया, थोड़ा पानी आसमान में बाकी सब धरती पर आया, कुछ टपका फूलों पर जाकर कुछ ने चातक की प्यास बुझाया, और कुछ तालों कुछ फसलों तक। आगे है नहीं, हमने यहां ही पूरी कर दी। ठीक है, तो यह कविता है किस पर? प्राकृतिक सौंदर्य पर। ऐसे करके हजारों कविता आप लिख सकते हो, आपको मिल जाएगी, और अर्थात या फिर यही याद कर लेना। करेक्ट। अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का मुझसे ये रहता है कि सर किताब के अंदर क्वेश्चंस दिए तो हैं, फिर अन्य पाठ्येतर क्यों? अब ध्यान से देखना, किताब में प्रश्न दिया एक, जिसमें आपको क्या लिखनी है? कविता लिखनी है। तो ये प्रश्न जो है बहुत रेयर चांस में आता है, हालांकि आता नहीं है। दूसरा, इनमें व्याकरण का प्रयोग हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो व्याकरण के साथ या फिर किसी संगीत का छंद होगा या फिर कोई पैराग्राफ हो उनके साथ आएगा। एंड अदर जो है, कितने प्रश्न बचते हैं? 1, 2 और 3। सिर्फ 3 प्रश्न बचते हैं। क्या इन तीनों में से वो आपको एग्जामिनर देगा? कोई चांस नहीं, जरूर नहीं इनमें से देंगे। वो देता है आपके पूरे चैप्टर में से। किसमें देता है? चैप्टर में से देता है। और जो अन्य पाठ्येतर प्रश्न उत्तर हैं वो चैप्टर में से खोद खोद के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट नजर आते दिखते हैं, नहीं हाँ ये आ सकता है, उसको उठा के बनाए गए होते हैं। और जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और इसलिए मेरा शुरू से ये रहा है कि आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएं, ताकि कोई दिक्कत हो ही ना। बात ही खत्म। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया? देखो है तो इंपॉर्टेंट, पर टेक्स्ट बुक में नहीं था। इसका आह्वान क्यों और क्यों? देखो, कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया। हे बादल बरजो, घनन घनन घोर घोर गरजो। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत हैं और उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। और इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी है। क्या छिपी है? बिजली। और बिजली का तात्पर्य या फिर उसको उपमा दी गई है या फिर रूपक समझाया गया, वो किसके समान है? वो वज्र के समान है। किसके समान है? वज्र के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? क्या आह्वान करता, क्या उम्मीद रखता है या फिर क्या अपेक्षा रखता है? अब युवा कवि अर्थात कि आप में से कुछ लोग कवि बनने का या तो सपना रखते हैं या फिर अभी भी कुछ पोइट लिख रहे हैं। तो जो भी अपने मन से कुछ लिखता है उसको कवि की कल्पना या फिर कवि के उपमा हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में कवि है। तो उससे क्या उम्मीद रखता है कि कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना ना करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें, जो लोगों पर वज्र सा असर करें और लोग क्रांति के लिए तैयार हो। कविताएं तो ऐसी होनी चाहिए, है ना, जो एक लोगों में, यानी एक ऐसा है कि जिंदा जो लाश है उसमें ऐसा साहस भर दे कि उसको लगे कि हाँ उसका जन्म अभी अभी हुआ है, वो जिंदगी जीने को तैयार है। हमारे आसपास काफी सारे ऐसे लोग हैं जो थक चुके हैं इन हालातों से। उन्हें जरूरत है बस एक छोटी सी किक की, और वही हमें लात वाली किक नहीं मारनी, अर्थात अपनी पोयम से, अपने शब्दों से या फिर अपने द्वारा उसको प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है, स्पष्ट कीजिए। नवजीवन का प्रयोग बादलों पे किस प्रकार किया है कि कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। कल्याणकारी, लोगों का कल्याण करने वाला, लोगों का भला करने वाला, वही हो गया। अब बादल क्या कल्याण करते हैं भाई? बादल करते हैं बारिश, गर्जना करते हैं। गर्जना से नए पुष्प खिलते हैं, नई कलियां खिलती है, और बरसात से सारे मनुष्य जाति का भला होता है, सबको पता है। और बादल विविध रूपों में जन कल्याण भी करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी जो धरती है उसमें नया जीवन
फेंक देते हैं, है ना, झोंक देते हैं अर्थात, और वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नव जीवन का संचार करते हैं, क्योंकि पूरी मानव जाति है वो किस पर निर्भर है? धरा, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों पर भी प्रभावित है। इनके बिना तो गुजारा पॉसिबल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। बादल आने से पूर्व और बादल आने से पश्चात। तो ये तो सामान्य सी बात है, ये भैया बादल है, बादल यदि नहीं आएगा तो कैसा रहेगा? मन मुरझाया सा रहेगा, बरसात नहीं हो रही, सब जगह सूखा ही सूखा है। या फिर अगर बारिश का पानी अगर पीने योग्य काम आता है, लोग यूज करते, तो मतलब पीने का पानी भी नहीं है, फसल नहीं है, नई कलियां नहीं है, धरती मुरझाई सी है। और जैसे ही भाई साहब बादल साहब की एंट्री हुई, लोगों को क्या लगा? अरे अब तो क्या नया जीवन, नई उमंग, गर्जना से नए पुष्प, नई कलियां, फिर बरसात हुई, अरे पानी चारों तरफ हरियाली हो गई है, नया जीवन, नई फसलें, जीव जंतु, मनुष्य सब खुश हैं, धरती को नया जीवन मिल चुका है। ये तो सादृश्य कल्पना पढ़ लेते हैं कि जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी, अपने पीक पर थी, और इससे लोग बेचैन थे, परेशान थे, उदास थे, और उन्हें कहीं भी चैन नहीं था। गर्मी ने उनका जीना दुभर कर दिया था, उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। तो ये पूर्व है, बादल आने से पूर्व की दशा। पश्चात की तो हमने आपको बताई दी चित्रण के माध्यम से, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रश्न नंबर 5 इसी के साथ, कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं। कवि निराला अर्थात की सूर्यकांत सर, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। नाम आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नाम पर जो सवाल है वो हर बार आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना कि एग्जाम में आपके कवि जो परिचय है वो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा। अगर आप आरबीसी स्टेट बोर्ड में हो तो 110% याद कर लेना आएगा, और अगर यदि आप सीबीएसई में हो तो भी आपको कवि परिचय पढ़ना है, उसमें भी जरूर से ही आता है। एक कवि के बारे में तो पूछ ही लेते हैं 110%। ठीक है, कवि निराला बादलों में निम्नलिखित संभावनाएं देखते हैं। कौन कौन सी? पहला, बादल लोगों को क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ है। बिल्कुल समर्थ है, क्योंकि पहले जो मोटिवेशनल चीजें थी वो किस पे निर्भर थी? वो प्रकृति के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से, यही से उपजती थी। और बस जो पहला साधन है वो क्या हो गया? बादल हो गया। किसके माध्यम से? कवि निराला के अनुसार या फिर उनके माध्यम से। अगला है, बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को जीवन या फिर नव जीवन प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं भैया, है ना। पशुओं को चारा मिलता है, मछलियां और अनेकों हजारों करोड़ों तरह के पशु, जीव जंतु, मनुष्य भी उन जंतु में शामिल है ना। मनुष्य भी जंतु इसलिए क्योंकि देखो, अगर हम साइंस पढ़े, विज्ञान पढ़े ना, तो उसमें हमेशा कभी भी आप देखोगे तो मनुष्य कोशिका नहीं लिखा था, उसमें जंतु कोशिका लिखा आता है। करेक्ट। तो विज्ञान की भाषा में हम क्या है, सारे जंतु हैं, बट हाँ हम मनुष्य इसलिए क्योंकि हमारे अंदर भेजा है भगवान ने। जब भेजा ना, उसमें भेजा दे के भेजा हमें, ताकि हम कुछ पशुओं से विभिन्न अलग काम, अच्छे काम कर सके। और अच्छे कामों में क्या आता है? एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे को उत्साह से भर देना। बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। करेक्ट है। धूप तपती चपती चलती गर्मी, गर्मियों का मौसम आया, फिर बादल आते हैं और शांति कर देते हैं। प्रश्न नंबर 6, कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। देखो, एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब तीनों में क्या भिन्नता है? देखो, संज्ञा किसी भी बच्चों को भी पता है सर। संज्ञा किसी जाति, मनुष्य, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? देखो, सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में काम आए। देखो, जैसे बोला कि राम जो है वो स्कूल जाता है, अब राम नहीं जाएगा, अब दीपक सर जाएंगे। दीपक सर स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो हर बार बोलूंगा क्या? दीपक सर जा रहे हैं, दीपक सर खा रहे हैं, दीपक सर सो रहे हैं, दीपक सर पढ़ा रहे हैं।
तो एक बार मैंने क्या बोला, मैंने दीपक सर बोला, उसके बाद बोला वह यह वह जो भी है, जो ये जो शब्द है वो है सर्वनाम, और जो विशेषण है, जो विशेषण है वो क्या है भैया, वो इनकी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है, किसका रूप है, संज्ञा का है, तो इसको तो हटा दो, बात ही खत्म। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या है, विशेषण है ना, जो शब्दों की विशेषता बताता है विशेषण है। अब यहाँ विशेषण क्या है, अब विशेषण यहाँ बात करें कि बादलों का विशेषण क्या होगा, जो बादलों क्या बताए, अर्थात कवि ने बादलों को अज्ञात दिशा के घन और नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है, और कवि उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा जाए या फिर छा गए पता नहीं, और इसके अलावा वे धरती और प्राणियों को नवजीवन देते हैं। तो अज्ञात दिशा के घन और नवजीवन वाले, ये दोनों किसके विशेषण हैं, बादलों के विशेषण। इसके विशेषण है, बादलों के विशेषण है। करेक्ट, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, मजा नहीं लाइफ। प्रश्न नंबर 7, कहीं सांस लेते हो, ऐसा कवि ने किसके लिए कहा और क्यों कहा, अथवा कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया। पता है मजे की बात, टेक्स्ट बुक में जो आपकी पोएम है अट नहीं रही, अट ही रही, जो किसके संदर्भ में है, जो फागुन के संदर्भ में है, उस पे तो क्वेश्चंस है ही नहीं, इसलिए इसमें आ गया। सो फागुन का मानवीकरण कैसे किया है, तो कैसे किया है, देखो फागुन महीने में तेज हवाएं चलती है, जिनसे पत्तियों की सरसराहट, ऐसा करके सुना है ना, सरसराहट के बीच सांय सांय की आवाज आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। और यही अगर रात को 12 बजे और 1 बजे हो जाए तो मतलब क्या है, कोई भूत प्रेत है, वो क्या कर रहा है, आसपास अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। यही होता है ना। अगर यही हवाएं, यही जो आवाजें अगर हमें दिन में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रकृति खुश है। अगर यही रात को 12 बजे आए तो अब प्रकृति खुश नहीं है, अब हम दुखी है, ठीक है। तो कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना जो है वो कर रहा है, और इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया। क्या करना, मानवीकरण करना, अर्थात कि मानव के रूप में उसको दर्शाना। क्या करते हैं, सांस लेते हैं, खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं। प्रश्न नंबर 8, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को इस तरह इस तरह प्रभावित करता है कि लोगों को पागल कर देता है। क्या कर देता है, फागुन मतलब एक हद का पागलपन। अरे लोगों को नहीं पता होता वो क्या कर, बट यूं है, गाना बज गया तो झूम के नाच लेंगे, रंग मिल गया तो लगा देंगे, वरना भीगे बरसात पानी नाचो झमझमा झमझम। यही है फागुन का मजा। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन जो है में चारों ओर इस सौंदर्य जो है वो फैल जाता है कि वातावरण जो मनोरम बन जाता है। रंग बिरंगी फूलों के खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है, और ऐसे में लोगों को मन जो है वो कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। आपने लाफिंग गैस के बारे में सुना है ना, ऐसी गैस जिससे नाक में जाती है या फिर बॉडी में जाती है, व्यक्ति हंसने लग जाता है। तो उसका जब इन्वेंशन हुआ था तो शायद कहीं ना कहीं इसकी जो प्रेरणा थी, है ना, इंस्पिरेशन, वो फागुन महीना था। क्योंकि फागुन के अंदर जो हवाएं चलती है ना, वो हवाएं अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई मतलब एक हद का पागलपन अपने अंदर चढ़ चुका है। वो एक तरह का एहसास ही है कि बस ये सन्नाट से हवा गुजरी, अब ये आदमी पागल हो गया, अब तो वो क्या करेगा, वो झूमेगा, गाएगा, नाचेगा, यही होता है। तो कहीं ना कहीं ये है ना कि फागुन का महीना उनके लिए इंस्पिरेशन रहा हो कि अगर ये फागुन में इतना पागल है, इतना खुश रहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी ऑक्सीजन बनाया जाए जिसको सूंघते ही क्या हो जाए, ये हंसने लग जाए व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं वहीं से इसका आविष्कार हुआ है, आई एम डैम श्योर। अदरवाइज इंस्पिरेशन कहाँ है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है ना जो बिना इंस्पिरेशन के हुई हो, और यूं ऐसे कभी नहीं आता कि हाँ बस अचानक से हमने कर दिया, इन्वेंशन हो गया। नहीं, हर चीज जो इन्वेंट हुई है उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन है।
बिल्कुल। प्रश्न नंबर 9, अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का अपने शब्दों में करना है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, पर ऐसा होना चाहिए फागुन के फेवर में। यूं नहीं कि हम जा रहे थे, बारिश हो रही थी, हम खाना खा रहे थे, हम नाच रहे थे, नहीं। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों में सबसे बढ़कर या फिर सबसे बढ़कर होता है। और इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं, सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है, और फिर बहुत सारे लोग सरसों के खेत में जाकर बढ़िया सी सेल्फी ऐसे पोस्ट करते हैं, फिर पूरा बैकग्राउंड येलो ले देते, इतनी मस्त फोटो आती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, बहुत सारे फूल दिखते हैं, प्राणियों का मन उल्लासमय ना कि उल्लासमय, है ना, उल्लास में हुआ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खुश। और ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो छलक उठा। क्या उठा है? छलक उठा। छलक तो उठेगा ही, फागुन का महीना ही ऐसा है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। ये जब भी अपने शब्दों में आ जाए ना, अर्थात हमें बहकना नहीं है, हमें किताब के शब्द ही यूज करने हैं। तो जो एग्जामिनर है वो हमारा टेस्ट ले रहा है कि ये कितना जो है एज ए राइटर की तरह सोचता है, तो हमें बिल्कुल वैसा ही सोचना है कि बस ये हमने लिखी है, ये पोएम जो है वो हमने लिखी है, तो हमें उसी प्रकार से लिखना। देखो, अट नहीं रही कविता में फागुन महीने का सौंदर्य का वर्णन है, और इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा नहीं रहा। मतलब एक, मैं चाहता हूं कि इसमें कैद हो जाए, पर नहीं, फटके बाहर है ना, इसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। और धरती पर बाहर बिखर गया इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही है। पेड़ों पर आए लाल हरे पीले नीले लाल गुलाबी फूल जो है वो क्या कर रहे हैं, फूलों से सौंदर्य और भी बढ़ गया, और इससे मन में उमंगे उड़ान भरने लगी है। बस मैं चाहता हूं बस अभी फागुन आ जाए और मैं नाच लूं मजे से। प्रश्न नंबर 11, उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य, इसका उद्देश्य ही उत्साह है। अब बस इसको हमें एक्सप्लेन करना है एज ए पोइट, और हम तो उच्च दर्जे के कवि हैं। तो कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है, और इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर, एक उसका गार्जियन मानकर सोए अलसाए और कर्तव्य विमुख, जो अपना कर्तव्य भूल गए हैं, लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। और बिल्कुल वैसे ही यदि कक्षा में विद्यार्थी जो है वो पढ़े नहीं रहे, तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है, उनमें क्रांति लाए, एक बढ़िया सा डंडा उठाए और एक एक हल्का हल्का लगाए, तो बच्चों में क्या आ जाती है, क्रांति आ जाती। तो फिर वो 10-15 दिन कंटिन्यू है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये क्रांति का तरीका है ना। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इस क्रांति व विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुक्ता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। एक शब्द है या फिर एक लाइन है कि भय बिना प्रीत नहीं, चाहे भय बिना प्रीत नहीं, बिना डर के प्यार को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि किससे आप प्यार करते हो तो उसे डर दिखाना जरूरी है, पर ये अभी जो चल रहा है, बस मारना नहीं है, पीटना नहीं है, फिर धमकाना नहीं है, फिर थोड़े से सुनते बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आई थिंक कि बच्चों को इतना नहीं सोचना, मजे करो यार, एक ही लाइफ मिली है, आराम से मजे से पढ़ो, खुश रहो, खुश रखो, बड़ों की बात मानो, छोटों से प्यार करो, और क्या, बस यही हमारा क्या है, फागुन है। और परिवर्तन लाना संभव नहीं, तो लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है। तो मैं चाहूंगा कि हर जगह कविता तो नहीं पहुंचेंगी, तो क्या करें, अब बस हमारा कर्तव्य है, हम लोगों में क्या कर दे, पूरी तरह से उत्साह भर दे, ऐसा उत्साह भरे, ऐसा उत्साह भरे कि बस मंत्रमुग्ध हो जाए व्यक्ति कि हाँ ये बढ़िया बात कही इन्होंने। तो यहां तो हमारा जो चैप्टर है वो होता है फिनिश, कंप्लीट। जाने से पहले आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा, इतना सुंदर चेहरा अगर आपने पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, और हाँ, अगर कोई सजेशन है, कमेंट्स है, कुछ चाहते हो कि अपग्रेड किया जाए, या फिर अपना मनपसंद या फिर कोई भी चैप्टर का वीडियो आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में,
कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला है। क्या करना है आपको, विंसम डिजिटल लर्निंग जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है क्या सर? इस पे बेटा 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स है जो कि आपका सीबीएसई, आरबीसी और अदर स्टेट फॉलो करता है, यानी जो भी बोर्ड एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो करता है जो कि ऑल इंडिया में है, वो आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, वो भी 100% फ्री। और हमारा लक्ष्य क्या है? हर घर शिक्षा। बस यही जो हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है। अब हमारा लक्ष्य हमें इसमें जुट जाना है। कवि निरालन जी का है उत्साह बढ़ देना है। तो हमारी तरफ से आप सबके लिए ये उत्साह है कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी झंझट और बिना किसी प्रेशर में आए, और हर बच्चा पढ़ सकता है एक A+ ग्रेड की जो एजुकेशन है। करेक्ट? क्या करना है? सब्सक्राइब टुडे विंसम डिजिटल लर्निंग, और इसी के यूजर नेम से आपको टेलीग्राम, इसका फेसबुक, इसका इंस्टाग्राम सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। आप कहीं भी एक्सेस करो, कहीं भी कमेंट करो, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।